तो रेडी पढ़ने के लिए? ओके। तो जानना है हमें वाटसन और क्रिक के बारे में। द पर्सन हु डिस्कवर्ड डीएनए हेलिकल मॉडल। क्यों जानना है हमें इनके बारे में? कोई इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे? कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इनमें, या हमारे तुम्हारे ही तरह सिंपल थे? देखो, थे तो ये हमारे तुम्हारे तरह ही सिंपल, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था इनमें कुछ। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ क्या है? तुम्हारे अंदर भी हो सकती है। वो है इनका क्यूरियस माइंड, यानी किसी भी चीज़ को जानने के लिए उत्सुकता, ठीक है। और एक स्पेशल चीज़ जो थी इनमें, ठीक है, वो ये कि इन्होंने अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से पूरी कंप्लीट की, ठीक है, और ये पढ़ते रहे, ठीक है, तभी आज हम इन्हें पढ़ रहे हैं। देखते हैं इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं, और तब पता चलेगा ये वर्ल्ड मैप बनाने का क्या मतलब था, क्यों बनाना पड़ा मुझे वर्ल्ड मैप, ठीक है। देखो, वाटसन एंड क्रिक में से जो वाटसन है उनका पूरा नाम है जेम्स ड्यूई वाटसन, ठीक है, जेम्स ड्यूई वाटसन, जेम्स ड्यूई वाटसन, ठीक है। इनका जन्म कब हुआ है? तो हुआ है 1928 में। कब? 1928 में। कहाँ हुआ है? तो शिकागो में। कहाँ? शिकागो। और ये कहाँ है शिकागो? शिकागो है तुम्हारे नॉर्थ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का एक शहर है शिकागो। 12th के बाद जो आप लोग पढ़ाई करेंगे वो है बीएससी की, ठीक है, कॉलेज में होता है बीएससी आफ्टर 12th। तो यही बीएससी इन्होंने कब कंप्लीट कर ली है? 1947 में, जब हमारा इंडिया आज़ाद हो रहा था तब इन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली थी। किस सब्जेक्ट में? जियोलॉजी में, जो कि मेरा सब्जेक्ट भी है, ठीक है, जियोलॉजी में बीएससी कंप्लीट कर ली थी। फिर इन्होंने पीएचडी, महज 3 साल में इन्होंने पीएचडी भी पूरी कर ली अपनी 1950 तक में, जब हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा था, ठीक है। दीज आर द बेसिक्स अबाउट जेम्स ड्यूई वाटसन। अब पीएचडी इन्होंने किस टॉपिक पे की? पीएचडी किसी टॉपिक, किसी चीज़ पे जानकारी हासिल करने के लिए, रिसर्च करने के लिए की जाती है। तो इनका पीएचडी का टॉपिक था इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज। किसके इफेक्ट? हार्ड एक्सरेज की, ठीक है, एक्सरे की अगर किरणें हार्ड किसी पे पड़े, वो किस चीज़ पे पड़ रही थी? ऑन बैक्टीरियोफेज, ठीक है, और किस तरह के बैक्टीरियोफेज पे? जब वो मल्टीप्लाई हो रहा था। टॉपिक पूरी तरह से इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें ये इन्होंने जानने की कोशिश की कि एक्सरे जब हम, हार्ड एक्सरे जब हम बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जो, देखो हम लोग जानते हैं वायरस खुद मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, वायरस इज़ नॉट लिविंग थिंग, ठीक है। तो वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, जब ऐसा वायरस जो अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए एक बैक्टीरिया के अंदर जाता है, तो उस वायरस को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। तो वो किस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है और उस पर एक्सरे का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसकी स्टडी इन्होंने पीएचडी में की थी, ठीक है। याद रखना, ये शिकागो बॉर्न साइंटिस्ट हैं जो कि है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। अब वाटसन एंड क्रिक में क्रिक बचते हैं, जिनका कि पूरा नाम है फ्रांसिस क्रॉम्पटन क्रिक। क्या है? फ्रांसिस क्रॉम्पटन क्रिक, ठीक है। अब इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ? इनका जन्म हुआ है 1916 में। कब? 1916। कहाँ? नॉर्थहैम्पटन। नॉर्थहैम्पटन, नॉर्थहैम्पटन कहाँ है? तो है यहाँ पर यूके में। कहाँ है? यूके में है तुम्हारा नॉर्थहैम्पटन। और यहीं के एक यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहीं के यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ठीक है। और इन्होंने बीएससी किस सब्जेक्ट में की है? फिजिक्स में। कब? तो जेम्स वाटसन से 10 साल पहले, यानी कि 1937 में इन्होंने फिजिक्स में अपनी बीएससी पूरी कर ली है। लेकिन इन्हें पीएचडी करने में जेम्स वाटसन से ज़्यादा टाइम लग गया। 1954 में इन्होंने अपनी पीएचडी पूरी की। इनके पीएचडी का टॉपिक क्या था? एक्सरे डिफ्रैक्शन, पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। बाद में देखेंगे इसको। अब देखो,
एक जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर के, ठीक है, कहाँ पर के, यूके के, और एक साइंटिस्ट हैं आपके शिकागो के, ये दोनों मिल रहे हैं और डीएनए के स्ट्रक्चर को फाइनल कर रहे हैं। लेकिन कैसे? तो देखो, डीएनए के स्ट्रक्चर में दो और साइंटिस्ट के नाम बता रही हूँ। एक है मॉरिस विल्किंस और एक है रोज़लिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। रोज़लिंड फ्रैंकलिन एक फीमेल थी, क्या थी? फीमेल, बाकी सारे मेल। और इसमें से इन तीन को, किन तीन को? मॉरिस विल्किंस, फ्रांसिस क्रॉम्पटन क्रिक और जेम्स ड्यूई वॉटसन को डीएनए स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, तीनों को साथ में 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला है। रोज़लिंड फ्रैंकलिन को नहीं मिला है, वो देखेंगे बाद में कि क्यों नहीं मिला है, वो अभी टॉपिक का डिमांड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मॉरिस विल्किन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से कि जेम्स आते हैं डीएनए रिसर्च फील्ड में। अभी इनको डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। एक्चुअली ये अपने पीएचडी को जिस समय कर रहे थे उस समय ये डेनमार्क में आए फर्दर स्टडीज़ के लिए। डेनमार्क यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आए डेनमार्क, यहाँ पर है, यहाँ आए अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए। और यहीं पर मॉरिस विल्किंस, होता है ना जब काफ़ी लर्नेड लोग अपना सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, तो मॉरिस विल्किंस डेनमार्क में एक वर्कशॉप ले रहे थे, सेमिनार कंडक्ट कर रहे थे, जिस पे उन्होंने डीएनए के एक्सरे के मॉडल को दिखाया था, ठीक है। अभी फाइनल नहीं हुआ था, एक्सरे के थ्रू उन्होंने जो डीएनए का मॉडल निकाला था, जिसमें कि रोज़लिंड फ्रैंकलिन भी इंक्लूडेड थी उस मॉडल को निकालने में, ठीक है, हालांकि आइडिया ही नहीं का था। तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे थे, बता रहे थे कैसे क्या क्यों। तो वहीं पर जेम्स ड्यूई वॉटसन भी पहुँचे, जहाँ पर से कि उनका इंटरेस्ट डीएनए में जगा, ठीक है। उसके बाद जेम्स ने यहीं पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर आगे डीएनए पे खोज करना ज़रूरी समझा, ठीक है। और ये भी जो फिजिक्स के ग्रेजुएट थे, पोस्ट ग्रेजुएट थे, उन्होंने अपना लाइन चेंज, वो उनका मन था अपना लाइन चेंज करने का कि फिजिक्स से अब थोड़ा माइक्रोबायोलॉजी की तरफ शिफ्ट करते हैं। तो उसी समय जेम्स वॉटसन जो यहाँ पहुँच चुके थे और जिन्होंने अपने डीएनए पे काम जारी कर दिया था, उनको एक हेल्प की ज़रूरत थी कि काश कोई साथ में हेल्प करता तो वो और ज़्यादा काम कर पाते। तो फिर फ्रांसिस क्रिक भी इनके साथ जुड़ गए, ठीक है। और दोनों ने ही क्या किया, रोज़लिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे मॉडल, डीएनए के एक्सरे मॉडल को देखा, समझा, परखा और फिर एक्सपेरिमेंट शुरू किए कि कैसे 3D मॉडल बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रॉम्पटन साथ में आए और मॉडल, रोज़लिंड फ्रैंकलिन के एक्सरे मॉडल को समझा और फिर डीएनए का डबल हेलिकल, किस तरह का, डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल मॉडल दिया, ठीक है। अब जो आपके बुक में दिया हुआ है कि अवार्ड्स कौन कौन से मिले इन दोनों को जॉइंट, ठीक है। तो पहला अवार्ड था जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज ऑफ, कौन सा प्राइज? जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज ऑफ मैसाचुसेट्स। इसका नाम ज़्यादा ज़रूरी है प्रोनाउंस करना, ठीक है, अक्सर मुझसे भी गलती होती है, ठीक है। तो क्या है? जॉन कॉलिन वॉरेन प्राइज ऑफ मैसाचुसेट्स, ठीक है, मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन 1959। जॉन कॉलिंस वॉरेन प्राइज ऑफ मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल इन 1959। दूसरा कौन सा प्राइज मिला इन दोनों को ज्वाइंट? तो वो था लास्कर अवार्ड 1960, ठीक है, लास्कर अवार्ड 1960। तीसरा प्राइज जो इन्हें मिला, द रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज 1962। द रिसर्च कॉरपोरेशन प्राइज कब मिला? 1962 में। लास्ट प्राइज जो इन दोनों को साथ में मिला है वो है नोबेल प्राइज। कब मिला है? 1962। और ये नोबेल प्राइज किस लिए मिला है? ये नोबेल प्राइज किस लिए मिला है? तो ये नोबेल प्राइज मिला है इन लोगों को
डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड मॉडल को डिस्कवर करने के लिए, जिसमें कि सिर्फ यही दोनों इस प्राइज़ में शामिल नहीं थे, मॉरिस विल्किंस को भी इन दोनों के साथ ये नोबेल प्राइज़ 1962 का मिला था। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में शुरू होगा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। बी रेडी फॉर दैट। हाँ, इसका भी नोट्स तैयार कर लेना, चाहे एक बार देखना पड़े 2 बार देखना पड़े, बट नोट्स तैयार कर लेना, ठीक है। बाय।